अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के ग्रीनलैंड पर दावे के बाद दुनिया भर में घमासान बढ़ता ही जा रहा है। अब इस मामले में अमेरिका को अपने सबसे मजबूत और भरोसेमंद सहयोगी का विरोध झेलना पड़ रहा है। यूरोपियन यूनियन ने दो टूक कह दिया है कि ट्रंप ग्रीनलैंड को लेकर जो कुछ कर रहे हैं उसका पूरा यूरोप एकजुट होकर विरोध करेगा। इतना ही नहीं, यूरोप के बाजारों में अमेरिकी पहुंच बंद कराने की भी बात कही है। इसके अलावा $93 बिलियन का जवाबी टैरिफ लगाने की भी धमकी दी है। यूके के प्रधानमंत्री कीर स्टारमर और फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रोन ने सहयोगियों पर टैरिफ की धमकी को गलत बताया है। इसके अलावा ग्रीनलैंड की सिक्योरिटी को प्राथमिकता देने की बात भी कही है। इससे पहले ट्रंप ने ग्रीनलैंड पर अमेरिका का समर्थन नहीं करने वाले देशों पर 10% अतिरिक्त टैरिफ लगाने का ऐलान किया है। इतना ही नहीं, ट्रंप ने मिलिट्री एक्शन की चेतावनी भी दी है। ट्रंप ने रूस का बहाना लेकर डेनमार्क को धमकी भी दी है। वहीं ग्रीनलैंड के मुद्दे पर टैरिफ लगाकर डोनाल्ड ट्रंप ने यूरोप से सीधी टक्कर ले ली है। लेकिन ट्रंप ग्रीनलैंड में वही करना चाहते हैं जो पुतिन ने यूक्रेन में किया है। ऐसे में आखिर क्या है ट्रंप का प्लान, और अगर ऐसा हुआ तो ट्रंप को कैसे अपने सहयोगी के विरोध का सामना करना पड़ेगा, देखिए इस रिपोर्ट में। 2026 में डोनाल्ड ट्रंप चाहते हैं पूरा ग्रीनलैंड और 2026 में व्लादिमीर पुतिन चाहते हैं आधा यूक्रेन। क्या है 2026 को लेकर दोनों लीडर्स का बहुत ही खतरनाक प्लान? दो 2026 की शुरुआत में ही ट्रंप और पुतिन के इरादों को देखकर पूरा यूरोप घबरा गया है। मैक्रोन, मर्ज और मेलोनी अब ज़ेलेंस्की को नहीं, पहले यूरोप को बचाने की सोच रहे हैं, क्योंकि ट्रंप ने डेनमार्क के ग्रीनलैंड को उसी तरह निगलने का प्लान तैयार किया है जैसे पुतिन ने यूक्रेन में ऑपरेशन डॉनबास चलाया है। दोनों के नक्शे देखकर समझा जा सकता है कि ट्रंप का ऑपरेशन ग्रीनलैंड क्यों 3.5 यूक्रेन के बराबर कहा जा रहा है। यूरोप के सबसे बड़े देश यूक्रेन का इलाका 6,03,000 वर्ग किलोमीटर से भी बड़ा है। इसके मुकाबले में ग्रीनलैंड का इलाका 21,66,000 वर्ग किलोमीटर से भी ज्यादा है। और ये आंकड़े देखकर यूरोप बहुत घबराया हुआ है, क्योंकि ग्रीनलैंड को हटाकर खुद यूरोप का इलाका 40 लाख वर्ग किलोमीटर है। दोनों ही इस वक्त दुनिया के सबसे बड़े वॉर जोन बन चुके हैं। यूक्रेन में लड़ाई जारी है, वहीं ग्रीनलैंड की खामोशी कब बहुत बड़े युद्ध में तब्दील हो जाएगी, इसकी आहट डोनाल्ड ट्रंप के बयानों में मिल रही है। We need Greenland from the standpoint of national security, and Denmark is not going to be able to do it, I can tell you. डोनाल्ड ट्रंप ने ग्रीनलैंड के मुद्दे पर यूरोप को सजा देनी भी शुरू कर दी है। ट्रंप ने ऑपरेशन ग्रीनलैंड का विरोध करने पर अपने मित्र देशों पर ही टैरिफ बम फोड़ दिया है। ट्रंप ने सबसे पहले डेनमार्क पर 10% टैरिफ लगाया, जो 1 फरवरी से लागू होगा। ट्रंप का टैरिफ बम वाला गुस्सा यहीं नहीं रुका, उन्होंने यूरोप के सबसे ताकतवर देशों पर भी टैरिफ बम लॉन्च कर दिया है। डोनाल्ड ट्रंप ने फ्रांस, जर्मनी और ब्रिटेन पर 10% टैरिफ लगा दिया है। डोनाल्ड ट्रंप ने नॉर्वे पर 10% टैरिफ लगाया है, स्वीडन पर लगाया है, नीदरलैंड्स पर लगाया है और फिनलैंड पर भी 10% टैरिफ जुर्माना लगा दिया है। लेकिन डोनाल्ड ट्रंप ने टैरिफ बम की ताकत और बढ़ाने की धमकी दे दी है, यानी वो यहीं नहीं रुकने वाले। ट्रंप ने यूरोप पर टैरिफ धमाका करके ये बता दिया कि अगर यूरोप बैकफुट पर नहीं आया तो 1 जून से 10% टैरिफ 25% वाले जुर्माने में अपडेट कर दिया जाएगा। यानी यूरोप को शुरुआती 10% टैरिफ वाली सजा देने के बाद ट्रंप ने 4 महीने की मोहलत दी है। और ग्रीनलैंड के मुद्दे पर जिस तरह यूरोप ने अमेरिका के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है, उस पर आज आवाज अड्डा में हम चर्चा कर रहे हैं। घिर गए ट्रंप। जरूर जुड़िए शाम 7:57 पर।
तो ग्रीनलैंड संकट का असर भारतीय बाजारों पर भी देखने को मिला है। कारोबारी हफ्ते के पहले दिन सेंसेक्स निफ्टी गिरावट के साथ बंद हुए। मिड कैप स्मॉल कैप शेयरों में भी काफी दबाव रहा है। बाजार में आज कैसे रहा है कारोबार, बता रहे आशीष चतुर्वेदी। देखिए, कमज़ोर ग्लोबल संकेतों के चलते भारतीय मार्केट्स की भी शुरुआत जो है गिरावट के साथ देखने को मिली। और ख़ास बात है कि आज आप देखें तो बहुत दिग्गज कंपनीज ऐसी हैं, बैंकिंग है, रिलायंस है, इनके नतीजों का असर भी आपको मार्केट पर देखने को मिला। ओवरऑल अगर आप देखें तो दिन के दौरान गिरावट थोड़ी सी गहराई, थोड़ी सी ऑफलोज रिकवरी भी आई, क्योंकि ऑलमोस्ट आप देखें तो 25,500 के नीचे भी हम फिसले थे, वहाँ से थोड़ी सी रिकवरी का प्रयास किया। लेकिन सबकी नज़रें टिकी हुई अर्निंग के रिएक्शन पर। और बैंकिंग स्टॉक्स आप देखें तो सबसे ज़्यादा आज सबके वॉच लिस्ट में रहे। HDFC बैंक को देखें, ICICI बैंक, RBL बैंक, जहाँ पर क्रेडिट कॉस्ट थोड़ा सा बढ़ा, इसके चलते यहाँ पर आपको गिरावट देखने को मिली। येस बैंक ऊपर से तो नंबर्स काफ़ी अच्छा, लेकिन अगर आप इंटरनल्स देखें तो ग्रोथ धीमी हो रही है, इसी के चलते देखें तो ये स्टॉक ऑफ हाई हो गया। इसके अलावा आप देखें तो कैश मार्केट में भी काफ़ी सारी इंटरेस्टिंग कंपनीज है जहाँ पर नतीजों का एक इम्पैक्ट आपको देखने को मिला। मिसाल के तौर पर नेटवेब टेक्नोलॉजीज़ को आप देखें, हालांकि एक विप्रो एक ऐसा दिग्गज IT स्टॉक है जिसके नतीजे काफ़ी निराशाजनक देखने को मिले, बड़ी गिरावट इस स्टॉक में देखने को मिली। वहीं JSW इंफ्रा है, जिंदल 100, इन स्टॉक्स में बड़े मूव नजर आए। IT स्टॉक्स के लिए कंपैरेटिवली बेटर डे था, खासतौर पर आप देखें तो टेक महिंद्रा अनुमान से बेहतर नतीजे। वहीं आपका कहीं ना कहीं इम्पैक्ट आपको मैस्टेक के नंबर्स पर भी एक एक्सपेक्टेशंस के चलते एक इम्पैक्ट यहाँ पर देखने को मिला। मेटल्स लगातार चमक दिखा रहे हैं, चाहे आप हिंदुस्तान जिंक की बात करें, नाल्को, हिंडाल्को, HSBC की तरफ से रिपोर्ट आई और मोस्टली आप देखें तो मेटल स्पेस में थोड़ी सी खरीदारी नजर आई। लेकिन सबसे ज़्यादा स्टार परफॉर्मर आज के सत्र कहा जाए तो आज की जो नई IPO लिस्टिंग यानी भारत कोकिंग कोल लिमिटेड, शानदार लिस्टिंग यहाँ पर देखने को मिली। तो आपको बता दें, सोने चांदी में तेजी की आंधी थमने का नाम नहीं ले रही है। चांदी के भाव आज 3 लाख रुपए प्रति किलो के पार निकल गए। सोने में भी लगातार तेजी बनी हुई है। सोने चांदी में क्यों है तूफानी तेजी, बताने के लिए मेरे साथ जुड़ी है मेरी सहयोगी मनीषा गुप्ता। मनीषा जी बताइए, सोने चांदी में आखिर इतनी तूफानी तेजी क्यों है? जी हाँ, अगर हम पिछले 12 महीने की बात करें तो चांदी के भावों में 225% की तेजी देखने को मिली है। 3 लाख के ऊपर हमने चांदी के भाव जब जाते हुए यहाँ पर देखे हैं और बाजारों को लगता है कि अगर ये तेज़ी इसी तरह से कायम रही तो 3,25,000, 3,30,000 के स्तर आप इसी क्वार्टर में शायद यहाँ पर बनता हुआ देखेंगे। वेल इवन एज $94 पर आउंस के आसपास अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में यहाँ पर तेज़ी है, भाव होते हुए नजर आए हैं। लेकिन काफ़ी सारी कंट्रीज़ जैसे कि चाइना, ऑस्ट्रेलिया, कोरिया, इन कंट्रीज़ में कतार, इन सभी कंट्रीज़ में $100 प्रति आउंस के ऊपर के भाव चांदी में निकल चुके हैं। यानी कि करंट लेवल्स में भी इन कंट्रीज़ पर प्रीमियम के साथ खरीदारी होती हुई नजर आई है। भारतीय बाजारों की बात करें तो यहाँ पर हम डिस्काउंट पे कारोबार कर रहे हैं। 5 से 7% सस्ती चांदी आपको फिजिकल मार्केट्स में मिल रही है, क्योंकि 3 लाख के ऊपर के लेवल्स में बहुत ज़्यादा खरीदार यहाँ पर नहीं है, ना तो इन्वेस्टमेंट के तौर पर और ना ही ज्वेलरी या फिर चांदी के बर्तन लेने एज ऑफ नाउ यहाँ पर कोई नहीं जा रहा। बाजारों को ये लगता है कि जिस तरह से यहाँ पर ट्रंप ने अब ग्रीनलैंड, आइसलैंड, क्यूबा, मेक्सिको, इन सभी कंट्रीज़ को लेने की बात करी है और साथ ही साथ यूरोपियन कंट्रीज़ पे टैरिफ लगाने की बात की है, तो एक जियोपॉलिटिकल टेंशन यहाँ पर काफ़ी बनती हुई नजर आई है। करेंसी डिबेसमेंट, ग्लोबल मार्केट, डेट, ये बातें तो हम करते ही रहे हैं। तो जो सेफ हेवन बाइंग है वो काफ़ी हद तक यहाँ पर सोने और चांदी में उभर के आई है। बिकवाल यहाँ पर ज़्यादा नहीं है, खरीदार अभी भी होल्ड करके बैठे हैं, मुनाफा वसूली आ नहीं रही, हर डिप पे खरीदारी देखने को मिलती है। तो सोना चांदी एब्सोल्यूट सेफ हेवन के तौर पर फिलहाल कारोबार कर रहे हैं और मार्केट्स को लगता है कि यहाँ से कुछ और तेजी भी देखने को मिल पाएगी। ज़्यादातर ग्लोबल बैंक्स और ब्रोकरेजेस लगातार अपने जो अपसाइड टारगेट्स हैं सोने चांदी में बढ़ाते हुए यहाँ पर नजर आए हैं। तो एक और दिन जहाँ पर सोने चांदी में ऑल टाइम हाई बनता हुआ नजर आया, लेकिन यहाँ से भी और बाय कॉल्स हमने बाजार में अब भी बनते हुए देखी हैं। जी बिल्कुल मनीषा जी, बहुत बहुत शुक्रिया इस पूरी जानकारी के लिए। तो ग्लोबल अनिश्चितताएं हो या सोने चांदी की तूफानी तेजी, इन सब बुरी खबरों के बीच भारत के लिए एक अच्छी खबर भी आई है। IMF यानी इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड ने भारत पर भरोसा जताया है। IMF ने FY26 के लिए भारत का GDP ग्रोथ अनुमान 0.7% बढ़ाकर 7.3% कर दिया है। वहीं वित्त वर्ष 27 के लिए भी ग्रोथ अनुमान बढ़ाकर 6.4% कर दिया है।
अगर ओला उबर की सर्विसेज महंगी होती है तो नेटफ्लिक्स पर मूवी देखने से ज्यादा पैसे देने पड़ते हैं, तो इससे भी महंगाई बढ़ना माना जाएगा। दरअसल महंगाई दर बताने वाली सरकारी आंकड़े कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स यानी सीपीआई में अब ऐसे कई नए आइटम जोड़े जाएंगे, जबकि सालों से चले आ रहे पुराने आइटम जैसे ऑडियो कैसेट, टॉर्च जैसे आइटम इससे बाहर किए जाएंगे। आज इस मुद्दे पर बनी कमेटी की अहम बैठक हुई है, जिसमें सीपीआई की नई सीरीज को मंजूरी दे दी गई है। पूरी खबर जानने के लिए चलते हैं लक्ष्मण रॉय के पास। लक्ष्मण जी, सीपीआई के तौर तरीके में बदलाव का क्या असर पड़ने वाला है आखिर? देखिए, सबसे बड़ा असर तो ये पड़ेगा कि जब भी सरकार की तरफ से महंगाई दर के आंकड़े आते हैं तो कई बार ये लोग कहते हैं कि सरकार के आंकड़े तो कुछ और कह रहे हैं, महंगाई घट रही है, लेकिन हमारे जेब पे तो महंगाई की मार ज्यादा पड़ रही है। तो जो आपको महंगाई का फील होता है वो सरकारी आंकड़ों में कई बार नहीं दिखता है। इसलिए सरकार अब दो काम करने जा रही है। पहला काम कि महंगाई दर को जो नापने वाला आइटम होता है, यानी जिस सामान की कीमत के आधार पर महंगाई दर सरकार तय करती है, उन सामानों को रिवाइज किया जा रहा है। वो 2012 तक के सामान थे, उनमें से कई सारे सामान ऐसे जिसका वो इस्तेमाल नहीं करते हैं। जैसे आपको याद होगा, एक ऑडियो कैसेट होता था बड़ा, जिसमें काला से रील होता था, ब्राउन सा, उसकी कीमत अभी भी महंगाई दर में शामिल होती है, जबकि अब कोई उसको देखता भी नहीं है। और वैसे ही टॉर्च, वैसे ही टमटम, इन सब चीज़ों किराए भी इसमें शामिल होते हैं, इन सब के दाम इसमें शामिल होते हैं। अब क्या कर रही है सरकार? इन सारे आइटम को जिसका इस्तेमाल नहीं होता है उसको हटा रही है। जिनका इस्तेमाल बहुत कम होता है उसका वेटेज कम कर रही है, लेकिन जिनका इस्तेमाल ज़्यादा होता है उसको इसमें शामिल कर रही है। मिसाल के तौर पर आप ओला उबर की सर्विस लेते हैं, मेट्रो राइड करते हैं, नेटफ्लिक्स देखने जाते हैं, मोबाइल फ़ोन खरीदते हैं, इन सब पर डिमांड काफ़ी बढ़ता है, डेटा का पैसा हुआ। तो जब इनकी कीमत बढ़ेगी घटेगी तो उसके वेटेज को इसमें शामिल किया जा रहा है, यानी जो असली खर्च आपका हो रहा है वो महंगाई दर में दिखे। तो अभी करीब 200 मैं देख रहा था 299 आइटम है, इनकी संख्या बढ़ा करके सरकार 350 के करीब आइटम करने जा रही है। नए नए आइटम शामिल करेगी, वेटेज कम करेगी, कुछ का बढ़ाएगी। खाने पीने के आइटम में जो अनाज होते हैं उस पर खर्च लोगों का कम हो रहा है, फल फूल सब्जी पे खर्च ज्यादा हो रहा है, तो उसका वेटेज सरकार बढ़ाएगी। इस हिसाब से नए आइटम, रोजमर्रा की आधुनिक जरूरतों को शामिल किया जाएगा, तो ज्यादा वास्तविक आंकड़े दिखेंगे महंगाई दर में। 2012 के बेस के बजाय 2024 के बेस को माना जाएगा। इसके लिए कमेटी बनी थी, उसकी आज बैठक हुई, इसमें इसको मंजूरी दे दी गई है। और फरवरी में जब नए आंकड़े आएंगे सीपीआई के तो उसमें ये सारे डेटा दिखेंगे आपको। जी बिल्कुल लक्ष्मण जी, बहुत बहुत शुक्रिया इस पूरी जानकारी के लिए। पूरे देश में 10 में से 9 रफ डायमंड गुजरात में पॉलिश होता है। आज दशकों बाद इंडस्ट्री बुरे दौर से गुजर रही है। आने वाले बजट से हीरा उद्योग की क्या है मांग, जानने की कोशिश की हमारे संवाददाता केतन जोशी ने। गुजरात डायमंड इंडस्ट्री इस वक्त हमारे साथ है, आइए उनसे इस बजट की विश जानते हैं। आप वित्त मंत्री से क्या चाहते हैं? भारत के वित्त मंत्री से हम ये उम्मीद रखते हैं कि जो अभी भारतीय इंडस्ट्रीज में जो डायमंड इंडस्ट्रीज की जो हालत है वो उसको ध्यान में रखते हुए अभी भारत में बहुत से अभी जो इंडस्ट्रीज में सियारा का अप्रूवल चाहिए, जेम्स एंड ज्वेलरी का अप्रूवल चाहिए, और जितनी भी परसेंटेज है इसमें कोई कमी कर नहीं रही है गवर्नमेंट। तो ऐसे कैसे चलेगा? और अभी जो हो रहा है वो हम इंटरनेशनल मार्केट में टैरिफ पर भी मुसीबत में है। अमेरिका के टैरिफ इतना बढ़ गया, तो अब करें तो क्या करें? अब अलरोजा है तो अलरोजा से आप पूरी तरह उसको आप कह सकते हैं कि भाई आप जो टैक्सेस कर रहे हैं टैक्सेस में कटौती करो, वरना ये डायमंड इंडस्ट्री में अभी बहुत सी तकलीफ है। और डायमंड इंडस्ट्रीज 70 वर्ष के शासन में पहली बार निचली कगार पर दौड़ रही है। तो भारत को ये वित्त मंत्री को हमारी अपील है कि डायमंड इंडस्ट्री पर पूरा ध्यान दें। आप क्या कहेंगे? ये हमारा गुजरात से एक्सपोर्ट इंपोर्ट होता है, तो एक्सपोर्ट इंपोर्ट के अंदर जो ड्यूटी लगाते हैं इन लोग 4%, 5%, 6%, तो वो कम कर देवे और 0% पे ला देवे। इस बार डायमंड का इतना खराब पोजीशन है, इसकी बात मत पूछो कि हर एक इंसान को घर चलाना मुश्किल हो गया है। बिल्कुल। तो ये सरकार को हमारे निवेदन है कि आप कुछ और प्रतिक्रिया भी लेते हैं, आप क्या कहेंगे? रफ डायमंड अर्बन टैक्स जो 4% लगाया है, हमारी जो बड़ी मांग है यहाँ का व्यापारी के, यहाँ का सबके, तो हम गुजरात सरकार के तरफ से और भारत सरकार को विनती करते हैं कि जो अर्बन टैक्स आपने लगा 4%, तो 1% करने से ये डायमंड इंडस्ट्री इतनी बढ़ जाएगी। ये 3 साल से तो डायमंड उद्योग बंद है, तो उसको हब करने के लिए एक टैक्स निकाले। आप क्या कहेंगे?
वर्तमान में जो कुरियर के जरिए जो हमारे पर 10 लाख का है, उसके अंदर 25 लाख तक वो किया जाए तो वैश्विक तरीके से हमारे जो व्यापारी है वो वहाँ के ग्राहक से जुड़े रहेंगे, ऐसी हमारी डिमांड है। तो काफी अच्छे पॉइंट है। अगर इस पर वित्त मंत्री गौर करते हैं तो न केवल इस सेक्टर को फायदा होगा, लेकिन पूरी दुनिया में हम इस क्षेत्र में स्पर्धा के रूप में भी बाहर आ सकते हैं। केतन जोशी, अहमदाबाद। अब आपको बता दें, सरकार जल्द ही देश के हर एस्पिरेशनल जिलों को हवाई नक्शे पर लाने का रोड मैप जारी करेगी। ऐसे हर जिले में कम से कम एक एयरपोर्ट या हेलीपोर्ट होगा। अगली उड़ान स्कीम में ये प्रावधान होंगे, जिसका ड्राफ्ट अगले कुछ दिनों में जारी हो सकता है। खबर पर पूरी जानकारी दे रहे संवाददाता रोहन सिंह। जी, सरकार की फ्लैगशिप उड़ान स्कीम ने पिछले 10 सालों में देश के दूर दराज के कई इलाकों को जोड़ा है और अब सरकार इसके अगले चरण को लाने की तैयारी कर रही है। इसका ड्राफ्ट लगभग तैयार है, अगले कुछ दिनों में इसे जारी किया जा सकता है। जो सबसे बड़ी चीज़ इसमें होने जा रही है वो है एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट पर फोकस। अगले 10 साल में देश के हर एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट को हवाई यातायात से जोड़ने की तैयारी इसमें की जाएगी। ये वे डिस्ट्रिक्ट्स हैं जहाँ की संभावनाएं काफ़ी हैं, लेकिन फिलहाल वो बहुत ज़्यादा डेवलप्ड नहीं है। इन डिस्ट्रिक्ट्स में या तो एक एयरपोर्ट या फिर एक हेलीपोर्ट या सीपोर्ट को बनाया जाएगा। इसके अलावा जो बहुत बड़ा फोकस होने जा रहा है वो होगा नॉर्थ ईस्ट के जो इलाके हैं वहाँ पे, जो हिली इलाके हैं वहाँ पे, जो रिमोट इलाके हैं वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा फोकस किया जाएगा। साथ ही जो मौजूदा उड़ान स्कीम है इसमें कुछ बदलाव किए जाने की तैयारी है। इसमें जो शर्तें हैं वो थोड़ी आसान की जाएगी। खासतौर पर जो रूट्स के रीबिडिंग की जो शर्तें हैं उसे रिलैक्स किया जा सकता है। फिलहाल 3 साल की सीमा है सब्सिडी देने की, उसे भी कुछ खास परिस्थितियों में रिलैक्स करने की योजना है। साथ ही जो सर्व्ड एयरपोर्ट्स हैं, अनसर्व्ड एयरपोर्ट्स हैं, उनकी डेफिनेशन को भी जो है थोड़ा आसान किया जाएगा और कुछ खास केसेस में अगर जो रूट्स जिन्हें एलोकेट किए जाते हैं शर्तों में भी बदलाव किया जा सकता है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। बीएमसी चुनाव में महायुति की जीत के बाद अब मुंबई का मेयर कौन होगा, इसे लेकर पेंच फंसा हुआ है। सूत्रों के मुताबिक उद्धव गुट ने फैसला किया है कि बीएमसी में अगर बीजेपी का मेयर बनता है तो उनके पार्षद वोटिंग से दूर रहेंगे। इस रणनीति से संकेत मिलता है कि उद्धव गुट बैकडोर से बीजेपी का समर्थन देने की राह पर है। खास बात यह है कि कल संजय राउत ने भी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस की तारीफ में ट्वीट किया था, जिससे इन अटकलों को और बल मिला है। वहीं दूसरी तरफ महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री और शिवसेना प्रमुख एकनाथ शिंदे ने अपने 29 पार्षदों को मुंबई के एक लग्जरी होटल में ठहराया है। सूत्रों के मुताबिक शिंदे गुट 2.5 साल के मेयर वाले फॉर्मूला पर अड़ा है, इसीलिए पार्षदों को टूटने से बचाने के लिए होटल में ठहराया गया है। ज्यादा अपडेट के लिए हमारे साथ है संवाददाता विवेक गुप्ता। विवेक, क्या ताजा अपडेट है इस पूरे मामले पर और आखिर मुंबई में किसका मेयर बनेगा? जी बिल्कुल, देखिए बीएमसी जो चुनाव है वो पूरी तरह से खत्म हो चुका है और उसके नतीजे भी सबके सामने आ चुके हैं और नतीजों के बाद महायुति यानी कि बीजेपी और एकनाथ शिंदे की शिवसेना ने 118 जो नंबर्स हैं वो पा लिए हैं। बहुमत के लिए 114 होनी चाहिए और लेकिन जो महायुति है और मेयर बनाने के लिए पूरी तरह से तैयार है। अब देखिए मेयर को लेकर रस्साकसी शुरू हो चुकी है। जो बीजेपी है वो क्लेम करी कि बीएमसी में मेयर उनका ही होगा, तो वहीं दूसरी तरफ एकनाथ शिंदे की शिवसेना भी क्लेम करेगी मेयर बीएमसी में उनका होगा। हालांकि नंबर जो है वो बीजेपी के काफ़ी ज़्यादा हैं। अब ऐसी खबरें आ रही है सूत्रों के मुताबिक कि अगर वोटिंग होती है फ्लोर पर तो हो सकता है कि उद्धव गुट के जो 65 नगर सेवक जो जीत के आए हैं वो उस वोटिंग में एब्सेंट हो सकते हैं, ताकि जो बीजेपी का मेयर है उसके बनने में कोई भी जो रोक टोक ना हो। वहीं दूसरी तरफ जो संजय राउत जो यूबीटी के सांसद हैं उन्होंने भी साफ तौर पर कह दिया है कि मुंबई का मेयर कौन होगा वो उद्धव बालासाहेब ठाकरे की शिवसेना तय करेगी। और वहीं दूसरी तरफ एक संजय राउत ने यह भी कह दिया कि वो किसी भी कीमत पर एकनाथ शिंदे की पार्टी से कोई भी मेयर बीएमसी में नहीं बनने देंगे। तो मेयर को लेकर जो है रस्साकसी काफ़ी ज़्यादा शुरू हो चुकी है। फिलहाल महाराष्ट्र के सीएम देवेंद्र फडणवीस से दावोस में हैं और माना जा रहा है कि जब वो 24 तारीख को मुंबई आएंगे और 25 तारीख से पूरा प्रोसेस शुरू हो जाएगा कि आखिरकार महायुति की तरफ से बीएमसी का मेयर कौन बनेगा। लेकिन सूत्रों से जानकारी मिल रही है कि बीजेपी इसमें फ्रंट फुट पर है, क्योंकि उसके 89 नगर सेवक जीत के आए हैं। तो माना यही जा रहा है कि जो भी तनातनी शिवसेना एकनाथ शिंदे बीच और बीजेपी की बीच चल रही है उसमें जो है बीजेपी आगे चल रही है और सूत्रों से जानकारी मिल रही है कि जो बीएमसी में जो मेयर होगा वो कहीं ना कहीं बीजेपी का होगा।
विवेक, बहुत बहुत शुक्रिया इस पूरी जानकारी के लिए। आवाज समाचार में अभी के लिए इतना ही। आप देखते रहे CNBC आवाज और अपडेटेड रहे खबरों पर हमारे सोशल मीडिया हैंडल्स के जरिए। नमस्कार।